हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विपुल मिश्रा फिर से आ गया हूँ बीबीए की क्लासेस के साथ। तो जैसा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और भी कई सारी चीज़ें, तो आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है मैनेजरियल रोल्स अप्रोच। तो बेसिकली इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि एक मैनेजर के क्या रोल्स होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एक मैनेजर किस रोल को परफॉर्म करता है। तो उसको क्या हमारे प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग जो थे उन्होंने एक स्टडी किया 5 चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे और उसमें उन्होंने देखा कि एक जो मैनेजर के रोल्स होते हैं वो 10 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं और इन 10 पार्ट्स को मिन्सबर्ग ने 3 ग्रुप में डिवाइड किया और वो जो 3 ग्रुप थे उसके बेसिस पे वो 10 जो रोल्स हैं उनको कैटेगराइज किया। तो जो हमारा पहला ग्रुप है वो है इंटरपर्सनल रोल। तो इंटरपर्सनल रोल में उन्होंने 3 पार्ट रखा। पहला जो पार्ट था वो था फिगर हेड रोल। फिगर हेड रोल बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक मैनेजर क्या करता है, सेरेमोनियल रोल्स भी परफॉर्म करता है एक सोशली अपने एम्प्लॉयज से कनेक्टेड रहने के लिए। सोशली कैसे कनेक्ट होगा? जैसे मान लीजिए कि किसी मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स, उसके जूनियर जो हैं, उनका उनके फैमिली फंक्शन हो या उनका खुद का कोई फंक्शन हो, जैसे मैरिज हुआ या कोई भी सेरेमनी हुआ, उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें अटेंड करना उसको, तो ये सारे क्या हो गए हमारे सेरेमोनियल रोल उसमें परफॉर्म कर रहा है एक मैनेजर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाता है फिगर हेड रोल का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है? द लीडरशिप रोल। ये हमारा एक रियल रोल होता है एक मैनेजर का, जिसमें एक मैनेजर क्या होता है? लीडर होता है। तो बेसिकली मैनेजर क्या करता है? लीडर रोल परफॉर्म करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और उस इंस्ट्रक्शन को देखता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स में या अपने जूनियर में वो उसके कंपेटिबल है वो इंस्ट्रक्शन या नहीं, उस अकॉर्डिंग उसको मैनेज करता है और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप लेके उसको परफॉर्म कराता है। और तीसरा हमारा होता है लाइजन रोल। तो लाइजन रोल बेसिकली क्या होता है? ये एक दो डिपार्टमेंट के बीच में या इंस्टीट्यूशन या आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो होता है वो एक लाइजन रोल होता है। इसमें वो एम्प्लॉय के किसी भी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजेशन को आ, बताता है या ऑर्गेनाइजेशन के जो इंस्ट्रक्शन है वो एम्प्लॉय तक पहुंचाता है, जिससे कि वो उसके बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है उसको ब्रिज कर सके। ठीक है, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? सोशल रोल हो गए, तो इसलिए इंटरपर्सनल रोल में ये आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? इंफॉर्मेशनल रोल। ठीक है, इंफॉर्मेशनल रोल बेसिकली हो गया कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, और वो सेकंड पार्टी हो या थर्ड पार्टी हो या मास में। तो पहला जो इसमें आता है वो है रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये हो गया हमारा क्या? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव करेंगे, उसके बाद ही तो हम थर्ड पार्टी या मास कम्युनिकेशन के थ्रू उसको दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है डिसिमिनेटर रोल। द डिसिमिनेटर क्या होता है? डिसिमिनेटर बेसिकली होता है पासिंग द इंफॉर्मेशन टू सबऑर्डिनेट। अपने सबऑर्डिनेट तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है स्पोक्समैन रोल। बेसिकली ये जो स्पोक्समैन रोल है वो सिमिलर होता है डिसिमिनेटर के। स्पोक्समैन बेसिकली क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को दूसरों के सामने उसको प्रस्तुत करता है। हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करता है। तो ये हो गया ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू दोज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, जो कि भी हमारा इंटरनल इंफॉर्मेशन है जिसको हमें आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमें कन्वे करना होगा,
तो उसको कन्वे कौन करेगा? एक मैनेजर करेगा और एक ऑथराइज्ड पर्सनालिटी करेगी। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा स्पोक्समैन रोल। उस ये तीनों हमारे जो हैं वो इंफॉर्मेशनल हो गए, मतलब इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी तक या मास में पहुंचाना। उसके बाद हमारा आता है डिसीजन रोल। डिसीजन रोल बेसिकली होता है कि मैनेजर क्या करता है? डिसीजन लेता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, या कैसे एम्प्लॉय को मैनेज करना है, या कैसे एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन और सराउंडिंग को, एनवायरमेंट को, कंपनी के नियर बाई जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या कस्टमर्स हैं या सप्लायर्स हैं, जितने भी हैं, इन सब के बीच में किस तरह से समन्वय हो, किस तरह से एक दूसरे को ले करके एक ऑर्गेनाइजेशन चल सके और उसको मैनेज कर सके एक मैनेजर। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो क्या है? द एंटरप्रेन्योरियल रोल। ये बेसिकली होता है कोई भी एक इनिशिएटिव लेना, या आप कह सकते हैं कि कोई भी कमेटी एक रख के किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराना, जो कि एक हम जैसे एक मैनेजर ने क्या किया कि एक बिजनेस एनालिस्ट या आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन एनालिस्ट को हायर करके किसी भी ऑपरेशन को स्मूथली चलाना और किसी भी बिजनेस को स्मूथली रन कराना, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ उसको, उसका फ्यूचर क्या है वो देखते हुए, उसका प्रेजेंट क्या है और पास्ट में कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या डिसीजंस लेने से, उस अकॉर्डिंग न्यू इनिशिएटिव्स के साथ एंटरप्रेन्योरियल रोल को परफॉर्म करना। उसके बाद फिर हमारा आता है नेक्स्ट द डिस्टरबेंस रोल। ये बेसिकली हो गया ट्रबल शूटर काइंड ऑफ रोल हो गया, कि कोई भी इश्यूज हो गए, जैसे मशीनरी रन हो रहा है कोई भी, तो उसमें कोई फेल्योर आ गया, कोई ओवरड्राफ्ट हो गया बैंक के थ्रू, तो बैंक के से उसको कनेक्ट होके और उसको रिजॉल्व कराना, या आप कह सकते हैं कि दो ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स हैं, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्राइक हो गया, इन सारी चीजों को रिजॉल्व कराना बाय द बाय टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन, जिससे कि वो सारे मोटिवेटेड रहें, वो सारे खुश रहें और अपने काम को अच्छे से करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द रिसोर्स एलोकेटर रोल। ये बेसिकली आपका हो गया क्या कि रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना और उसको एलोकेट करना टू द राइट पर्सन या टू द राइट प्लेस। तो बेसिकली ये क्या हो गया कि रिसोर्स जो हमारे होंगे एक कंपनी के या एक ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज को फॉलो करना। उसके बाद लास्ट जो हमारा आएगा वो है द नेगोशिएटर रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि आप समझ रहे हैं, नेगोशिएट करना जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सप्लायर्स हैं, या आप कह सकते हैं कि कंपनी के विद इन द कंपनी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनके जो भी KRAs हैं, दैट मीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया जितने भी हैं, उनको देखते हुए एक एम्प्लॉय की क्या कंपेटिबिलिटी है, कितना वर्क वो कर सकता है, या एक सप्लायर कितना हमें आउटकम या कितना हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है, उसको देखते हुए, या कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। अगर वो सर्विसेज की कंपनी है तो उसको थर्ड पार्टी सर्विसेज भी अगर लेनी हो विद इन द ऑपरेशन, तो उसको किस तरह से वो जो है उनसे नेगोशिएट करके जो भी उसकी KRAs हैं उसको किस तरह से फुलफिल करा सकता है, उसके बारे में डिसीजन लेना क्या होता है? द नेगोशिएटर रोल। ठीक है, तो ये जो हमारे 10 ग्रुप्स हैं, इन जो ये जो हमारे 10 आपके रोल्स हैं, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है एन ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे क्या है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट? पहला हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस में आप देख रहे हैं, पहला हमारा हो गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट बेसिकली क्या हो गया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग की अगर कंपनी है, तो प्रोडक्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्शन लाइन को मेंटेन करना है, उसके बारे में इसमें आ गया। उसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग का पार्ट। मार्केटिंग बेसिकली क्या हो गया, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर था BBA का, उसमें मैंने बताया था कि मार्केटिंग क्या काम करता है। मार्केटिंग का मतलब हो गया कि
मार्केट बेस को बढ़ाना या मार्केट बेस को स्टेब्लिश करना और उसको दिन प्रतिदिन इंक्रीज करना मार्केट बेस को। उसके डिसीजंस जो भी होते हैं मैनेजर के, उसको लेके वो चलता है। उसके बाद फिर हमारे जो तीसरे डिपार्टमेंट की बात आती है तो वो है अकाउंटिंग का पार्ट। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें हम फंड से रिलेटेड सारी चीजें देखते हैं कि कहाँ से फंड हम ले सकते हैं, कितना फंड की हमें रिक्वायरमेंट है और उसकी प्रॉपर बजटिंग करना कि कितने फंड में कोई भी टास्क या कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द वर्क को परफॉर्म करना होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। और फाइनेंशियल हमारे उसके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ जाता है कि उसको किस तरह से बजटिंग करके मैनेज करना है उस फंड को, उसको एलोकेट कहाँ पे करना है। फंड भी एक रिसोर्स में आएगा। तो जैसे हमने देखा है अभी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, तो फंड को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो अकाउंटिंग के बाद फाइनेंस में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये फाइनेंस हमारा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट होता है ऑफ द अकाउंटिंग। उसके बाद फिर हमारा आ गया पहला क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसको हम अब अभी तक हमने ब्रीफ में देखा, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो क्या है हमारा, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी और चीपेस्ट प्राइस और एट द राइट टाइम। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि राइट क्वालिटी, क्वालिटी जैसे हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे सेम मार्केट सेगमेंट का कोई हमारा कॉम्पिटिटर है, तो अगर वो भी, जैसे सब लोग नोन है सारे, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस से, कोई भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके प्राइस से सब लोग अवेयर होते हैं। तो अगर हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे, राइट क्वालिटी पे, तो कॉम्पिटिटर से हम प्लस रहेंगे हमेशा। उसके बाद राइट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की कस्टमर के पास रिक्वायरमेंट है, वो फॉरकास्टिंग होता है। आगे हम पढ़ेंगे फॉरकास्टिंग क्या होता है। तो कितना क्वांटिटी में हमें रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे, राइट क्वांटिटी, उस अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज करेंगे क्या क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है। उसके बाद हमारा आता है चीपेस्ट प्राइस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस भी एक मेन फैक्टर होता है मार्केटिंग और मार्केट बेस को मजबूत बनाने के लिए। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी को सस्ते दाम में, मतलब एक ऐसे प्राइस में जिसमें कि हमारा लॉस भी ना हो और अच्छा मार्केट भी हम कैप्चर करें, तो वो प्राइस हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है एट द राइट टाइम। टाइम आजकल मेन पॉइंट हो गया है कि एट द राइट टाइम मीन्स अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है आज, तो हम उसको आज ही डिलीवर कर सके प्रोडक्ट को, ऐसा हमें प्रोडक्शन लाइन मेंटेन करके चलना होता है। उसके बाद हमारा आता है अब एक्टिविटीज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसके 6 पार्ट्स हैं। पहला हो गया प्रोडक्शन, टेक्निकल पार्ट जो कि हो गया। उसके बाद हमारा आ गया कॉमर्शियल, बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को बाई करते हैं। मे बी हमारे भी मतलब वेंडर्स हो सकते हैं जो कि हमें आउटसोर्स करके हम उनसे प्रोडक्ट कोई ले रहे हैं, या कोई रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस मिडिल प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए सेमी फिनिश्ड गुड्स है, तो उसको हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने कस्टमर तक या अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो बाइंग का वो पार्ट हो गया। उसके बाद उसको सेल करना। और एक्सचेंज, एक्सचेंज बेसिकली हो गया कि अगर कोई प्रोडक्ट में कोई इश्यू है तो उसका रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी हो। दैट मीन्स कि अगर प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है और वो कस्टमर को, कंज्यूमर को पसंद नहीं आया, तो वो रिटर्न की भी फैसिलिटी हो। दैट मीन्स रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी हो और उस प्रोडक्ट को कस्टमर के पॉइंट से हम वापस लेके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचाएं और उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करें और कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट और सेम सेगमेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएं। उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल पार्ट। इसमें होता है सर्च फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। जितने भी हमारे कैपिटल है हमारे पास, उसका किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, किस पार्ट ऑफ द ऑपरेशन में कितना हमें फंड यूटिलाइज करना है, कितना हमें फंड एलोकेट करना है, वो पार्ट हमारा आता है फाइनेंशियल में। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी का आ गया। इसमें हमारा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन। पर्सन बेसिकली हमारे हो गए एम्प्लॉयज हो गए। अब प्रॉपर्टी मीन्स हमारे जो भी हमने रिसोर्सेज उसमें इन्वेंट्री
जितनी भी हमने उसमें यूज की है वो सारी चीजों की सिक्योरिटी की बात आती है। उसके बाद फिर हमारा आ गया लास्ट, ये क्या आ गया, फिफ्थ वन, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ गया ये। उसके बाद हमारा आ गया क्या, मैनेजेरियल। मैनेजेरियल में ये सारी चीजें आ गई। फिर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंशियल, पर्सनल फंक्शंस, ये 4 फंक्शंस इसके होते हैं। इन 4 फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसके बाद हमारा क्या आ गया, पहला मैनेजेरियल का पार्ट, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि प्लांट कहाँ पे होना चाहिए। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सिटीज में नहीं होता है, क्योंकि उससे पोल्यूशन इफेक्ट होता है और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो उस अकॉर्डिंग हम देख के चलते हैं कि हमारा प्लांट लोकेशन क्या होगा, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक्स पार्ट भी इजिली अचीवेबल हो। जैसे मान लीजिए कि ट्रक्स जो होते हैं तो वो उस एरिया में, उस प्लांट में पहुंच पाएंगे या नहीं, रोड्स की भी फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है। वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है कि किस जगह पे कौन सा रोड, कितने फीट का रोड है। मान लीजिए 15 फीट का रोड है और हमें ओडीसी, ओवर डायमेंशनल कंटेनर लेके जाना है, तो वहां पे कैसे पॉसिबल होगा उसका जाना, नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा प्लांट ऐसी जगह को वो हाईवे से नियर बाई हो, जिससे कि इजिली कंटेनर्स पहुंच सके। उसके बाद हमारा होता है प्रोडक्शन डिजाइन। बेसिकली प्रोडक्शन लाइन को किस तरह से डिजाइन करके एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तक उसको मैन्युफैक्चरिंग करके और आगे कस्टमर तक पहुंचाना उसमें आता है। उसके बाद फिर आपका आ गया प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट ऑपरेशंस। बेसिकली क्या हो गया, ये भी यहाँ पे आप जैसा मैंने देखा था, आपको मैंने पहले ही बताया था कि पहले लेक्चर में कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ये पार्ट जो है मैनेजर परफॉर्म करता है। किस लिए, किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत जरूरी चीज है। प्लान करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग उसको लेके चल सकेंगे आगे, और एक प्लान नहीं होगा तो किस डायरेक्शन में हमें किसी भी ऑपरेशन को लेके चलना है उसका कुछ अता पता नहीं होता है। और कंट्रोलिंग बेसिकली क्या हो गया कि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, इसके बारे में हमें कंट्रोलिंग में आता है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है परचेज एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। वेयर हाउसिंग का पार्ट आ गया कि उसको स्टोर करना है, और परचेजिंग का पार्ट कि कितने प्रोडक्ट्स को, कितने रॉ मटेरियल को हमें परचेज करना है कि वो हमारा वेयर हाउसिंग भी अच्छे से मेंटेन हो सके। स्टोरेज उतना ही रखना चाहिए जितने की हमें प्रोडक्शन लाइन में जरूरत है। कुछ बैकअप भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट इतना ही प्रोडक्ट हो हमारे पास कि उसका प्रोडक्शन लाइन में यूज हो रहा है। कोई भी हमारा, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ तीन तरह का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपका मूविंग इन्वेंट्री, एक होता है आपका स्लो मूविंग इन्वेंट्री, और तीसरा आपका होता है नॉन मूविंग इन्वेंट्री। तो बेसिकली मूविंग इन्वेंट्री वो होता है कि आप जो है प्रोडक्ट आया और वो हाईली सेलेबल है, कस्टमर की सबसे ज्यादा डिमांड उसी की होती है, तो वो इजिली हमारा वेयर हाउस से चला जाता है। और दूसरा हमारा हो गया स्लो मूविंग, जैसे इसका एवरेज डिमांड होता है, तो ये आता है कुछ दिन स्टोर पे रहता है, उसके बाद फिर ये कस्टमर तक डिलीवर होता है। नॉन मूविंग हो गए हमारे कि इनका डिमांड कभी कभी आता है, सीजनल होता है, या आप कह सकते हैं कि कस्टमर का डिमांड बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी भी डिमांड आ सकता है, इसलिए हमें इसको भी स्टोर करके रखना होता है। तो बेसिकली परचेज उतना ही हमें करना है रॉ मटेरियल जितना कि हम स्टोर भी कर सकें कॉस्ट के अकॉर्डिंग, कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी अगर देखें तो, और उसको हम कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी हमारी प्रोडक्शन लाइन है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस भी ना हो। उसके बाद हमारा आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी। उसके मशीनरी जो भी हैं जो यूज हो रहे हैं प्रोडक्शन लाइन में, उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना, इन सारी चीजों का पार्ट आ गया उसमें प्लांट में। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल, इन सारी चीजों में
यही हम देखेंगे जो मैंने पहले ही बता दिया। इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है, कौन से प्रोडक्ट को कितना हमें स्टोर करना है, और कौन से प्रोडक्ट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मूविंग में रखेंगे, स्लो मूविंग में रखेंगे या नॉन मूविंग में रखेंगे, उसकी स्टडी इसमें आती है इन्वेंट्री कंट्रोल में। उसके बाद हमारा आ गया प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट का रिसर्च और डेवलपमेंट, किस प्रोडक्ट को कि जैसे हमारा किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है और कितनी क्वांटिटी में है और कितने प्राइस में है, इन सारी चीजों का फैक्टर जो होता है वो इफेक्ट करता है हमारे मार्केट को। तो बेसिकली अगर हम R&D नहीं करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो हम क्वालिटी को और मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले टाइम में जैसे होता है कि हमें फोकस करके चलना होता है फ्यूचर को, कि आने वाले समय में अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है सिमिलर टू द सेम प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग या वी आर मैन्युफैक्चरिंग, तो वैसे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा R&D समय समय पे होता रहे और वो अपग्रेड होते रहे प्रोडक्ट। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली वही हुआ कि क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए जितनी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग जितनी क्वालिटी हमें मेंटेन करके चलनी है उतनी क्वालिटी को हम मेंटेन करेंगे, जिससे और ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि हमारा जो उसका रिटर्न है वो मेंटेन हो सके, प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बेसिकली हो गया हमारा कि एसेसिंग कस्टमर गुड्स, कस्टमर के गुड्स, जो कस्टमर हमारा गुड्स परचेज करता है उसको एसेस करना और उसको कस्टमर के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराना। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है प्लानिंग एंड डेवलपिंग प्रोडक्ट्स इन डिमांड। तो बेसिकली इससे हम ये समझते हैं कि कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट है, हमारा जो मार्केट बेस है उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करें कि हम कितना प्रोडक्ट को पहुंचाना है हमें मार्केट में। तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कन्वे करेंगे और जिससे कि वो उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके कस्टमर तक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्टेब्लिशिंग एंड सेलेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट आ गया, हमारा लॉजिस्टिक्स का पार्ट आ गया। ये हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं या इन हाउस लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट भी हम लेके चल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेब्लिशिंग एंड सेलेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारा लॉजिस्टिक्स हुआ कि किस मोड में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जो कि ऑप्टिमम होगा, वो सारी चीजों का इसमें स्टडी होगा। उसके बाद हमारा आता है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट। ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग का पार्ट हो गया। वो कोई भी चैनल हो सकता है एडवर्टाइजिंग का, मास मीडिया हो सकती है या 1-to-1 हो सकता है। कई सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उसको लेके हम चल सकते हैं। उसके बाद हमारा हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा जो हमारा हो गया मैनेजरियल का पार्ट, उसमें हमारा आता है एसेसिंग फाइनेंशियल नीड्स। कितनी फाइनेंशियल नीड्स है हमें उसको लेके चलेंगे। उसके बाद आ गया सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स। कौन सा सोर्स हमारा बेटर होगा उसको देखेंगे, जिससे कि हमें फ्यूचर में कितनी डेट होगी वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन सा सोर्स हमारा अप्रोप्रिएट होगा फंड रेज करने का, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है अरेंजिंग एडिक्वेट फंड इन टाइम। टाइम को भी फोकस में रखते हुए कि कोई भी प्रोडक्शन लाइन डिस्टर्ब ना हो, कोई भी मार्केटिंग हमारा जो हमने कस्टमर को अपने मार्केट बेस को हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इतना हम प्रोडक्ट लेके आएंगे, या पुश सिस्टम के थ्रू या फुल सिस्टम के थ्रू। जैसे आप कह सकते हैं कि कस्टमर ने कोई भी डिमांड किया कि हमें प्रोडक्ट इस कस्टमाइजेशन में चाहिए, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फंड की रिक्वायरमेंट को लेके चलेंगे कि हमारा फंड टाइमली हमें डिसबर्स हो। आगे हम देखेंगे कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड सो एज टू एश्योर सेफ्टी, लिक्विडिटी, रीजनेबल रिटर्न्स ऑन फंड्स। तो ये सारी चीजें हो गई कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, किस डिपार्टमेंट को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद फिर आगे हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। तो बेसिकली
ये हम आ गया हमारा रेम्यूनरेशन का पार्ट की प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, कितने अर्निंग जो हमारी है वो किस पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्रेडिट का पर्सपेक्टिव हो गया कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना परफॉर्म किया है, या कितनी अर्निंग किस डिपार्टमेंट को कितना हमें रिसोर्स या कितने हमें फंड एलोकेट करना है, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद फिर आता है हमारा बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल पार्ट को कंट्रोल करना कि कितने बजट होंगे किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए, उन सारी चीजों का, या वो हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज, या वो हो सकता है पूरे ऑपरेशन वाइज, या वो हो सकता है पर डे बेसिस, या किसी भी पर्सपेक्टिव से वो देख सकते हैं हम। उसके बाद हमारा आता है पर्सनल फंक्शन। तो बेसिकली पर्सनल फंक्शन किससे कंसर्न होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ह्यूमन से बेसिकली हो गया। पर्सनल फंक्शन से आप यही देख रहे हैं कि कैसे प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जो हमने देखा था कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसमें कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ी हैं। अब प्रोक्योरमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट बेसिकली होता है कि रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए आपका हो गया, अगर प्रोडक्ट की कंपनी है, सर्विसेज की अभी बाद में देख लेते हैं, पहले हो गया प्रोडक्ट की अगर कंपनी है, तो उस प्रोडक्ट के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ध्यान में रखते हुए उस रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना, मतलब वेंडर से उस रॉ मटेरियल को लेना, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो प्रोक्योरमेंट का पार्ट आता है। और इसी तरह से अगर सर्विसेज की कंपनी है, तो कौन कौन से सर्विसेज हमें आउटसोर्स करनी है जो कि हमारे बाउंड में नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हमारा मैनेज करना होता है प्रोडक्शन लाइन में, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऑब्वियसली आउटसोर्स करना होगा। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को आउटसोर्स करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसके कोई भी लॉजिस्टिक्स पार्टनर जो हमारा होगा, जिससे हम एमओयू या किसी भी वे में उसको, उससे हम मर्जर करेंगे या एग्रीमेंट करेंगे कि वो हमें प्रोक्योर करके दे, लॉजिस्टिक्स हमारा जो सर्विस होगा वो प्रोक्योर करके दे। उसके बाद हमारा आता है डेवलपमेंट का पार्ट। बेसिकली ये अपग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, या सर्विसेज में कोई अपग्रेडेशन टाइम टू टाइम, जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या कस्टमर मार्केट जिस तरह से आगे बढ़ता है, उस अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली क्या हो गया? ये हमारा हो गया एचआर मैनेजमेंट का पार्ट। ह्यूमन रिसोर्स हो गया हमारा कि एम्प्लॉयज जितने भी हैं वो किस तरह से उनको मोटिवेट करके और उनके जो भी केआरएज है उनको फुलफिल कराना है, उसको लेके चलना है, वो सारी चीजें हमारे ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट का पार्ट आ गया। उसके बाद फिर ये सारी चीजें क्या कंसिस्ट करती हैं? किससे? मैन पावर प्लानिंग से, रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, अप्रेजल, प्रमोशन, एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी एंड वेलफेयर और पर्सनल रिकॉर्ड। तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा वो क्या क्या कंसिस्ट करेगा? मैन पावर प्लानिंग, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उस अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करना, और रिक्रूटमेंट में क्या करना? सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज यहाँ भी लागू होता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कौन से काम को कौन सा एम्प्लॉय कर सकता है, इसको समझना और उसी अकॉर्डिंग उसको लेके चलना। उसके बाद फिर हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट। ये एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था ये पहले लेक्चर में अपने, कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से होता है, उसके बेनिफिट के लिए होता है कि वो अगर लेवल 3 पे है तो वो कैसे लेवल 2 पे जाएगा, और उसके बाद कैसे लेवल 1 पे वो एक इंटर्न से एक चीफ एग्जीक्यूटिव तक का सफर किस तरह से वो तय कर सकता है, उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। वो कितनी जल्दी चीजों को कैप्चर करता है और समझता है कि कौन से डिपार्टमेंट में किस तरह से क्या परफॉर्म होता है, अपने ही डिपार्टमेंट में जिसमें वो कर रहा है कोई भी काम, उससे ही नहीं, अपने नियर बाय जितने भी उसके
अदर डिपार्टमेंट से उसका लिंकेज है, उस डिपार्टमेंट का जिसमें वो वर्क कर रहा है, उन सारे डिपार्टमेंट में क्या वर्किंग है उसके बारे में जानना, उसके बारे में ट्रेनिंग लेना और उस अकॉर्डिंग उसके टाइम टू टाइम अप्रेजल होना और टाइम टू टाइम प्रमोशंस, इन सारी चीजों के हिसाब से ही वो उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होती हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपनसेशन का पार्ट। कंपनसेशन भी बेसिकली हमारा हो गया कि किस तरह से उसको कंपनसेट करके कितना अमाउंट उसको देना है, कितनी सैलरीज उसकी होगी, वो सारी चीजें रेम्युनरेशन का पार्ट हो गया जाएंगी। उसके बाद हमारा आता है अप्रेजल। अप्रेजल बेसिकली हमारा हो गया कि जैसा मैंने आपको बताया कि टाइम टू टाइम उसको सैलरी हाइक रेम्युनरेशन के पर्सपेक्टिव से, और प्रमोशन हो गया हमारा उसके जो भी जिस भी अभी जैसे मान लीजिए आपका इंटर्न है तो वो उसके बाद आपका एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, या आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद फिर मैनेजर, देन आपका सीनियर मैनेजर, देन डायरेक्टर, देन सीनियर डायरेक्टर, देन चीफ एग्जीक्यूटिव में भी। तो ये जो उसका प्रमोशन साइकिल होगा वो इस वे में अपवर्ड्स चलता रहे, टाइम टू टाइम इसको लेके चलेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय सेफ्टी एंड वेलफेयर, बेसिकली ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं कि उसके हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट आ गया जैसे मान लीजिए, या उसकी सेफ्टी को देखते हुए कंपनीज के सारे नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स, फायर से रिलेटेड हो गए या किसी भी प्राकृतिक आपदा से रिलेटेड हो गए, भूकंप से रिलेटेड हो गए, बिल्डिंग सही रहे, ये सारी चीजों को फोकस लेके चलें। तो बेसिकली सोसाइटी में जितने भी सराउंडिंग्स है नियर बाई, एम्प्लॉयज का हुआ या आउटसाइड द कंपनी, जितने भी लोग हैं उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारा होता है पर्सनल रिकॉर्ड, सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन हो, क्या एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय, क्या उसकी एजुकेशन है, क्या उसकी वर्किंग है, क्या किस डिपार्टमेंट में है, क्या उसके केआरएज हैं, उसको मेंटेन करना, उसने क्या परफॉर्म किया है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये हमारा किस में आ गया, पर्सनल रिकॉर्ड्स में आ गया। तो ये सारी चीजें क्या है, एचआर मैनेजमेंट की पार्ट आती है। तो बेसिकली आज हम लोग का इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज। धन्यवाद।